पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। एबीपी न्यूज के लिए सर्वे एजेंसी सीएनएक्स ने ओपिनियन पोल किया है। इसमें पश्चिम बंगाल की 149 विधानसभा सीटों के 11,920 लोगों से बात की गई है। ये सर्वे 12 से 21 मार्च के बीच किया गया है और इसमें मार्जिन ऑफ एरर 2.5% का है। नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त संविधान की शपथ का, लेकिन आज हम एबीपी न्यूज पर रात 10 बजे आपके लिए लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल का सबसे ताजा ओपिनियन पोल जो एबीपी न्यूज के लिए सीएनएक्स ने किया है। अभी तक आपने देखा पश्चिम बंगाल में अगली सरकार की क्या सूरत हो सकती है। सर्वे में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। अनुमान है बंगाल में किसी की भी सरकार बन सकती है। कोई भी जादुई आंकड़ा पार नहीं कर रहा। हां, जादुई आंकड़े के बेहद करीब टीएमसी भी और बीजेपी भी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। एबीपी न्यूज का ये ताजा ओपिनियन पोल बता रहा है बंगाल में किसी भी पार्टी को बहुमत फिलहाल नहीं मिल रहा। अनुमानों के मुताबिक बीजेपी को बड़ा फायदा हो रहा है, टीएमसी को नुकसान हो रहा है। टीएमसी को 136 से 146 सीटें मिलने का अनुमान और बीजेपी को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान। हमने सर्वे में यह जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या मुद्दे हैं जो बंगाल के चुनाव में असर डाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में किसी की भी सरकार बन सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर ये, जादुई आंकड़े को कोई छू नहीं पा रहा है। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या मुद्दे हैं जो बंगाल के चुनाव में असर डाल रहे हैं। मैं मुद्दों पर जाऊं उससे पहले उन खास मेहमानों से भी आपको मिलवा देते हैं जो इस सर्वे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग मौजूद हैं, प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ सीएनएक्स के डायरेक्टर भावेश झा इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। साथ ही आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी कोलकाता से इस वक्त मौजूद हैं, पंकज झा और मनोज्ञा लोईवाल। बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर भी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं और कोलकाता से टीएमसी के नेता रिजू दत्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही लेफ्ट के नेता तापस सिन्हा भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। हम अपने मेहमानों का रुख करें उससे पहले मुझे लगता है कि एक बार फिर से जरा रुख कर लेते हैं कि आखिरकार वो कौन से बड़े मुद्दे, जिन मुद्दों के आधार पर ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की उभर रही है। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये वोट परसेंटेज का आंकड़ा जो बता रहा है कि मामला बेहद करीबी पर आ गया है। टीएमसी भी 40% और बीजेपी 38% पर पहुंच गई है। 2016 में टीएमसी 45% वोट शेयर के साथ 211 सीटें अपने खाते में लेकर गई थी, लेकिन यहां बाजी देखिए किस तरीके से पलट रही है। टीएमसी का वोट शेयर घटकर 40% रहने का अनुमान और बीजेपी के वोट परसेंट में जबरदस्त उछाल 38% तक बीजेपी पहुंचती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस और लेफ्ट को भी नुकसान 2016 के मुकाबले 16% पर सिमट रहा है दोनों पार्टियों का वोट शेयर। अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जाता हुआ। तो ये तो वोट परसेंटेज का आपने आंकड़ा देख लिया। अब जरा आंकड़ा उन सीटों का, वो नंबर जिसका आपको इंतजार है। टीएमसी 136 से 146 पर रुकता हुआ मामला, बीजेपी 130 से 140 सीटों पर पहुंचती हुई, कांग्रेस लेफ्ट 14 से 18 सीटें, अन्य के खाते में 1 से 3 सीट, 294 सीटों वाली बंगाल की ये विधानसभा। और ऐसे में वो जादुई आंकड़ा जो है वो 148 का जादुई आंकड़ा, और फिलहाल आप देख सकते हैं 148 के जादुई आंकड़े पर कोई पार्टी नहीं पहुंच रही। बड़ी बात यह कि टीएमसी उससे नीचे खिसक गई है और बीजेपी उस जादुई आंकड़े के बेहद करीब इस वक्त पहुंच चुकी है। मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स के पास चलना चाहिए। पंकज झा, मनोज्ञा लोईवाल लगातार लोगों की नब्ज टटोल रहे हैं। इसी तरीके से मिजाज बदलता हुआ पंकज झा बंगाल के वोटर का। जी हाँ, मुझे लग रहा है रोमाना, अगर आप देखिए पहले लोग खुलकर नहीं बोलते थे, अब कुछ कुछ लोग बोलने लगे हैं। और जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव को ये अगर एक यार्डस्टिक मान लें तो उस वक्त 121 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली थी। अभी जो ये है उससे ज़्यादा है। वोट शेयर जो तब मिला था उससे थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा भी अगर वोट शेयर बढ़ गया तो बीजेपी के लिए बात बन सकती है। बीजेपी ने जिस तरीके से इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ाया है उस हिसाब से धीरे धीरे वो आगे बढ़ती जा रही है। महिलाओं के बीच में, उसके बाद जो मतवा समाज हो गया, जो SC ST है, उनके बीच में जो सबसे कमज़ोर कड़ी थी ये ग्रेटर कोलकाता का, वहाँ भी बीजेपी अच्छा कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में फासला धीरे धीरे कम हो रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल मनोज्ञा लोईवाल, वो मोमेंटम जिसकी बात की जाती है वो खासतौर से जब चुनाव की तारीखें, वोटिंग की तारीखें नजदीक आती हैं तब
बनता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त ये जो ओपिनियन पोल है इसके आंकड़े यही बता रहे हैं कि मोमेंटम इस वक्त बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं इस पे 3 बातें रखूंगी। पहला ये कि अभी तक लोग बोलते नहीं हैं और बंगाल में ये ट्रेंड है, क्योंकि घर पे मार होती है, राजनीतिक हिंसा आपको जो दिखती है उससे कई गुना ज्यादा जमीनी स्तर पर होती है। अगर किसी से परेशान या किसी को परेशान करना है सत्ता के पक्ष को, वाम मोर्चा के समय भी उसके घर का पानी काट दीजिए, इतनी सिंपल सी बात है। लेकिन उसके घर का पानी बंद करना कितनी बड़ी बात है उस परिवार के लिए। ऐसा पहला परिवर्तन देखा जाता है जब रूट मार्च शुरू हो जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस का और लोगों को भरोसा होता है। दूसरा इस बार के लिए है जो कैंपेन शुरू हो गया है दोनों राजनीतिक दलों का, और दीदी के पैर की चोट जिसके बाद वो अब व्हील चेयर पर हैं। 8 मार्च के बाद 23 मार्च के बीच में ही ये आंकड़े बदले हैं, इसलिए कि क्या लोगों को उस पर क्या प्रतिक्रिया है ये बड़ी बात है। ये तृणमूल कांग्रेस के आंकड़े घटना चिंताजनक विषय है तृणमूल कांग्रेस के लिए। और तीसरी बड़ी बात कि अभी तक हमने जितने भी आंकड़े देखे हैं उसमें अब ज्यादा इंपैक्ट आएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि तीनों पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र रिलीज कर दिए हैं। उसके बाद किस तरह से किस पक्ष में जनता जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, दिबांग मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दिबांग जी, पहले चरण के लिए मतदान महज 4 दिन बाकी है, ऐसे में क्या लग रहा है ये मिजाज सेट होता हुआ इस ओपिनियन पोल से समझ में आ रहा है बंगाल का यही आंकड़े रहेंगे? देखिए, ये ओपिनियन पोल है और मतलब एबीपी न्यूज़ का ओपिनियन पोल है, तो जाहिर है कि इसी के इर्द गिर्द आंकड़े रहने चाहिए। पर अगर ये ओपिनियन पोल जिस तरह से आया है इसकी अगर हम वजहें ढूंढना चाहें तो जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया, रणनीति बनाई, खुद गृह मंत्री अमित शाह उसमें लगे रहे, तो एक बार ये साफ दिखाई देती है कि पहली बार केंद्र की कोई सरकार है, टीएमसी की सरकार रही, लेफ्ट की सरकार रही, पर केंद्र की कोई सरकार इतनी मजबूती से राज्य की सरकार से वहां चुनाव लड़ रही है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ी बात जरूर रही होगी। हिंदू मुस्लिम जो कार्ड है वो बहुत जोर से चला। और वहां आप मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, एक एक करके मैं वो सवाल रखूंगी, लेकिन मुझे लगता है प्रदीप जी को भी आना चाहिए। प्रदीप जी, मैंने जो सवाल पूछा था दरअसल दिबांग जी से, वो इस वजह से कि जब बिहार का चुनाव हो रहा था उस वक्त जब हम ओपिनियन पोल दिखा रहे थे तब भी आंकड़े इसी तरीके के आए थे कि साहब किसी की भी सरकार बन सकती है, और अब उसी तरीके से ये बंगाल की तस्वीर जो उभर रही है कि सरकार किसी की भी बन सकती है, बेहद करीबी मामला। पर बड़ी बात यह कि बीजेपी ने तो बड़ी जंप लगा दी ना सर, सरकार बनाने के बेहद करीब बीजेपी। देखिए रमाना जी, मेरा मानना है हमेशा से कि ओपिनियन पोल के आंकड़े से ज़्यादा उसकी दिशा क्या है इस पर ध्यान देना चाहिए। ओपिनियन पोल इंडिकेटर होते हैं कि किस दिशा में चुनाव जा रहा है। तो चुनाव किस दिशा में जा रहा है, बीजेपी बढ़ रही है लगातार, टीएमसी लगातार घट रही है, ये ओपिनियन पोल बता रहा है। तो ज़्यादातर ओपिनियन पोल जो है आप देखेंगे कि उनकी दिशा सही रहती है, आंकड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये एक दिशा दिख रही है कि बीजेपी आगे जा रही है, और ये फर्क जो दोनों पार्टियों में लगातार घटता जा रहा है। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। और अभी 1 महीना बाकी है चुनाव में, 1 महीने से ज्यादा, 1.25 महीने का समय है। बिल्कुल, 6 अप्रैल के बाद बीजेपी की पूरी टीम प्रधानमंत्री सहित सिर्फ पश्चिम बंगाल में होगी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर के जो कैंपेन है उसका असर चुनाव पर, नतीजे पर पड़ता है, वोट पर पड़ता है। ये हमने कई चुनावों में देखा है। और समस्या यह है कि ममता बनर्जी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही हैं। उनके खिलाफ जिस तरह का माहौल है पश्चिम बंगाल में, जिस तरह का माहौल रहता है, वो चाहे लेफ्ट का शासन रहा हो चाहे अभी हो, लोग डर से बोलते कम हैं। तो आप सर जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जरा सा यहां पर हमें लेफ्ट का रिएक्शन लेना चाहिए। तापस सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तापस जी, 2016 के मुकाबले अगर देखा जाए टीएमसी का वोट प्रतिशत जो है उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी के जो वोट परसेंटेज में एक जंप आ रहा है, क्या ये लेफ्ट का वोटर जिसको लेफ्ट में अब संभावना नहीं दिख रही है और वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है क्या सर? आप ठीक बोला। जो टीएमसी का जो गांव में जितने अत्याचार हुआ 2011 का बाद, गांव में जनता का ऐसा मन में आया जो टीएमसी को हटाना होगा। 2019 में लेफ्ट का कुछ वोट बीजेपी को मिला था, ये बात सही है, लेकिन आज माहौल बदल हो गया। जब 16 लेफ्ट पार्टी, भारतीय जातीय कांग्रेस, आईएसएफ का जब गठबंधन पक्का हो गया, तब थोड़ा आपका भी आंकड़ा देखो। पहले हमको सिर्फ 7% बोला था, आज एबीपी का ओपिनियन पोल में भी हम लोग बढ़ता है कि गांव में जनता का भी भरोसा हुआ
ये लेफ्ट कुछ करेंगे, टीएमसी हटेगा ये बात पक्का है, टीएमसी का सरकार बनेगा नहीं। लेकिन सर आप विकल्प नहीं बन पा रहे हैं ना, यहाँ मामला तो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी और बीजेपी में सिमटता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है रिजू दत्ता को आना चाहिए। रिजू दत्ता, ये आंकड़े आज के ओपिनियन पोल के यकीनन आपको परेशान कर रहे होंगे, क्योंकि ममता बहुमत से दूर जा रही है। ना हम परेशानी में नहीं है, हम अभी कैंपेन में आया, मैं उम्मीदवार हूँ, आपको पता है। ठीक है सर, मैं रिजू दत्ता से अब सवाल ले रही थी। दादा, मैं रिजू दत्ता से सवाल ले रही थी। आइए रिजू दत्ता। 30 सेकंड मेरा बात सुनिए। जो वोटर बीजेपी का पक्ष में गया था, आज पूरा टीएमसी बीजेपी बन गया। टीएमसी से जर्सी बदल करके जब बीजेपी बन गया तब बीजेपी घटने का काम शुरू हो गया। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि लेफ्ट का वोटर जो लेफ्ट से उदासीन होकर बीजेपी को वोट दे रहा था टीएमसी को काउंटर करने के लिए, अब क्योंकि बीजेपी ही सेकंड टीएमसी बन गई है तो फिर उसे वोट क्यों देंगे, वापस लेफ्ट में आ जाएंगे। लेकिन वो दिख नहीं रहा है ना आंकड़ों में। ऐसे में रिजू दत्ता, क्या लग रहा है आपको, ममता दूर होती हुई बहुमत के आंकड़े से परेशान कर रहा है ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा? देखिए, ओपिनियन पोल का मैं इज्जत करता हूँ कि और एक कोई वरिष्ठ व्यक्ति है, उन्होंने बोला वो एक दिशा दिखाते हैं, ठीक है, बट मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि लोग जब वोट देने जाएंगे, ये एकमात्र प्रदेश है रोमाना जी जहां पर आपको शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, रेशन, सारा चीज मुफ्त में मिलता है। और एक तरफ 10 साल का काम है जो ममता बनर्जी ने किया और दूसरी तरफ 7 साल का जुमला है। ममता बनर्जी फ्री में चावल देती, उसको उबालने के लिए 900 रुपए का गैस खरीदना पड़ता है। तो ये सब मुद्दे हैं जो लोगों के दिमाग में आएंगे जब वो वोट देने जाएंगे। सर, जब 10 साल और 7 साल की बात करते हैं सर, सवाल ये बड़ा हो जाता है ना कि फिर 2019 आप कैसे यहाँ पर छोड़ सकते हैं? 2019 में तो जो बीजेपी ने कहा वो करके दिखा दिया ना। 2019 में हाफ किया या नहीं किया? मुझे लगता है जल्दी से आना चाहिए सौरभ सिकदर जी को। सौरभ सिकदर जी, बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। देखिए सुमाना जी, देखिए 19 में बात था, वो देश का इलेक्शन था, वो मोदी जी का चेहरा था। बंगाल में उनका कोई चेहरा नहीं है ममता बनर्जी के सामने, ये बंगाल का इलेक्शन। देखिए रोमाना जी, जी मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी तक तो पहला चरण का मतदान भी नहीं हुआ और इसके बाद जो सर्वे आएगा वहां पे आप लोग देखना कि बीजेपी बहुमत से सरकार बना रहे, यही उठ के आएगा। देखिए बंगाल में लोग अगर अपना वोट देगा, बीजेपी कुछ नहीं, बीजेपी टीएमसी 2 बन सर एक एक करके आवाज आप लोगों की आ नहीं रही है। मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी एक एक करके अपनी बात रखिए, ऐसे आवाज नहीं आएगी। लेकिन मुझे लगता है हमें जरा जल्दी से उन सवालों पर एक नजर डाल लेनी चाहिए जिनके बूते पर ये बड़ी तस्वीर उभर रही है कि कोई भी दल सरकार बना सकता है बंगाल में। वो कौन कौन से सवाल थे जो लोगों के बीच रखे गए? सबसे पहला सवाल जो एबीपी न्यूज के लिए सीएनएक्स ने पूछा था कि विधानसभा चुनाव के बाद आप किसे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? देख सकते हैं आप आंकड़ा, 39% का मानना था ममता बनर्जी को, 22% ने दिलीप घोष का नाम लिया, 6% अधीर रंजन चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, 12% ने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया, 4% लोग मुकुल रॉय के साथ हैं, 17% मत अन्य के साथ गया। तो ये महत्वपूर्ण सवाल, यहां आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता जो है वो कायम है। सीएनएक्स सर्वे में अगला सवाल पूछा गया, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने से क्या तृणमूल कांग्रेस को फायदा होगा? 45% लोगों को लगता है नंदीग्राम से चुनाव लड़ने से ममता बनर्जी के टीएमसी को फायदा मिलेगा। ये आंकड़ा आपके सामने देखिए, 45% लोगों ने कहा हां फायदा मिलेगा ममता बनर्जी को, 38% ने कहा नहीं फायदा नहीं मिलेगा, 17% लोगों ने जवाब नहीं दिया, कह नहीं सकते, 17% लोग। अगला सवाल, ममता बनर्जी की चोट को लेकर भी सवाल पूछा गया। ममता बनर्जी ने पैर में लगी चोट को अपनी साजिश बताया था और विपक्ष जो है वो इसे सहानुभूति बटोरने की कोशिश बता रहा था। तो सवाल पूछा कि किसके दावे में दम है, ममता के दावे में दम है या विपक्ष के दावे में दम है? 41% लोगों ने ममता बनर्जी के दावे को सही बताया, 42% लोगों ने विपक्ष के दावे को सही करार दिया है, 17% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते। अच्छा, यहां आपको गौर करना चाहिए किस तरीके से बड़ी तादाद, बड़ा परसेंटेज उन लोगों का जो न हां न ना किसी में जवाब नहीं दे रहे हैं, कह नहीं सकते की श्रेणी में आ रहे हैं। अगला सवाल आपके सामने रखते हैं, टीएमसी के केंद्र पर आरोप को लेकर यह सवाल था। सर्वे में लोगों से सवाल पूछा गया, टीएमसी के केंद्र पर बदले की राजनीति के आरोप से आप कितना सहमत हैं? 44% लोगों ने इस आरोप से सहमति जताई, 38% लोग असहमत, 18% लोगों ने इस सवाल पर कोई राय नहीं दी है। तो कुल मिलाकर ये बड़ी तस्वीर जो इस वक्त उभरी है। हम एक बार फिर से अपने मेहमानों का रुख करते हैं।
तो दिबांग, ये बड़ी बात है कि आंकड़ा बहुमत का छू नहीं पा रही टीएमसी, लेकिन ममता बनर्जी लोकप्रियता बनाए रखने में सक्षम। देखिए, टीएमसी को जो बल मिल रहा है वो बड़ी बात यही है कि लगातार तमाम आंकड़ों के बावजूद उनकी जो लोकप्रियता वो बनी हुई है। अभी भी कोई ऐसा बड़ा वहाँ मूवमेंट नहीं है कि उनको हटाया जाए वहाँ से। अभी भी उनकी लोकप्रियता है, लोग उनको सुनने आते हैं, उसी तत्परता से सुनते भी हैं। तो अगर आप टीएमसी की तरफ से देखें तो टीएमसी के लिए ये बहुत बड़ी बात है और आंकड़े लगातार यही बता रहे हैं। अगर 39% 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद है, 45% उनके वहाँ से चुनाव लड़ने को सही बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। और डायरेक्ट जो ये फाइट चल रही है उसमें ये आंकड़ा और बड़ा हो जाता है। अगर वोट प्रतिशत भी देखें तो अगर लोकसभा चुनाव से बात करें तो टीएमसी को नुकसान उसमें थोड़ा हो रहा है, बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है। दोनों पार्टियों को, किसी को उनको 3% हो रहा है, इनको 2% हो रहा है। तो ये जो है, इसलिए ये आंकड़े इतने करीब आ रहे हैं, इसलिए ये आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जिसमें तय नहीं किया जा सकता कि कौन विजेता होने वाला है। बिल्कुल। सौरभ सिकदर जी, ममता को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं आप, लेकिन फिलहाल ये भी कह रहा है सर्वे। नहीं, ममता के टक्कर की बात नहीं है। ममता जी बहुत दिन से राजनीति में हैं और बंगाल में ममता जी का जो एक परिचय है वो तो हम नहीं नकार सकते। लेकिन ममता जी का दल और ममता जी का जो नाकामी एज अ चीफ मिनिस्टर, ये टीएमसी को ले डूबेगा। ममता बनर्जी पर्सनल इमेज से उसको नहीं उबर पाएंगे। और देखिएगा जितने दिन और वोट आगे चलता जाएगा, ये आंकड़ा और हमारे तरफ बढ़ते रहेंगे और टीएमसी का घटता रहेगा। दूसरा एक चीज रोमाना जी, बंगाल में लोग अगर अपना मत डाल पाए, इलेक्शन कमीशन उसको मत अपना डालने दे ठीक से, तो हमारा आधा काम तो तभी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा था पंचायत चुनाव में जब लोग मत नहीं डाल पाए थे और लोकसभा में लोग फेयर इलेक्शन करवाया तो क्या हाल हुआ था टीएमसी का। उसके बाद से टीएमसी का चोरी, टीएमसी का जुलूम, टीएमसी का सिंडिकेट रहा, टीएमसी का तोलाबाजी और अम्फान के टाइम पे लोगों का जो दुर्दशा हुआ, ये सारा गुस्सा जाके बैलेट में ईवीएम में पड़ेगा। ठीक है सर, आप कमियां गिना रहे हैं ममता सरकार की और आप तारीफ भी कर रहे हैं ममता दीदी की। मुझे लगता है भावेश को यहां पर आना चाहिए। भावेश, सबसे बड़ी यूएसपी टीएमसी की ममता बनर्जी और सबसे बड़ा बैगेज भी इस वक्त टीएमसी के लिए ममता राज। बिल्कुल, देखिए वहाँ पे और कोई उनको चैलेंज करने के लिए है नहीं, तो ऑब्वियसली उनकी जो पसंदीदा जो टीएमसी के वोटर्स में वो वही रहेंगे। आप देखेंगे अभिषेक बनर्जी भी एक ऑप्शन हमने डाला हुआ था, उनको लगभग 3-4% के आसपास ही लोग उनको पसंद करें। तो सबसे बड़ा जो ममता दीदी को जो फायदा हो रहा है ये कि उनकी पार्टी में उनको चैलेंज करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन आप एक तरफ दूसरी तरफ देखेंगे बीजेपी के जो सपोर्टर या उनको जो उनके नेता को जो सीएम बनाना चाहते उसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है, कोई दिलीप घोष को, कोई बाबुल सुप्रियो को, कोई शुभेंदु अधिकारी को। तो इसलिए ये आपको आंकड़ा दिख रहा है कि ममता दीदी को लगभग 40% के आसपास उनको लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। कुछ और सवालों पर जल्दी से जरा नजर डाल लेते हैं। वो कुछ और सवाल जो इस सर्वे में लोगों के सामने रखे गए, एक एक करके अब आपके सामने रखते हैं। सर्वे में पूछा गया कि क्या बीजेपी को दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, मुहर्रम जैसे जो आरोप बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार में, रैलियों में लगाए जा रहे हैं टीएमसी पर, उसी को लेकर यह सवाल कि इस तरीके के मुद्दे क्या उठाने में मदद मिलेगी चुनाव में। तो देख सकते हैं आप 37% लोगों ने तो कहा हाँ मदद मिलेगी, लेकिन 41% लोगों का मानना है कि नहीं, मदद नहीं मिलेगी। हालांकि महत्वपूर्ण यहां पर वो 22% लोग हो जाते हैं जो कह नहीं सकते, ये जवाब दे रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आंकड़ा। अगले सवाल पर नजर डालते हैं। अगला सवाल उस जय श्री राम के जयकारे को लेकर, जिसे लेकर जमकर राजनीति हुई है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का नारा मुद्दा बना हुआ है। सीएनएक्स के सर्वे में सवाल पूछा गया, बीजेपी के जय श्री राम के नारे को टीएमसी की तुष्टीकरण राजनीति के खिलाफ बताने से क्या आप सहमत हैं? 37% लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है, 43% लोगों ने असहमति जताई है, जबकि 20% लोगों ने कहा है कह नहीं सकते। तो ये आंकड़ा जो है इस पर आपको गौर करना चाहिए। पिछले सवाल में 22%, इस बार 20%। ये ऐसे लोग हैं जो खुलकर जवाब नहीं दे रहे हैं, ना हाँ में ना ना में। अगला सवाल सर्वे पर पूछा गया, बीजेपी अगर सत्ता में आई तो पश्चिम बंगाल में दंगे बढ़ेंगे, सीएम ममता के इस बयान से आप कितने सहमत हैं? 49% लोगों ने ममता के बयान से सहमति जता दी है, 41% लोगों ने ममता के बयान पर असहमति जताई और 10% वही लोग जिनका जवाब था कह नहीं सकते। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद हैं। पंकज,
एक पैटर्न जो निकल कर आ रहा है वो बड़ी तादाद, बड़ा परसेंटेज ऐसे लोगों का जो हाँ या ना में जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कह नहीं सकते 20%, 22% किसी किसी सवाल के जवाब में आंकड़ा है। रोमाना, ये बात बिल्कुल सच है। मैंने कई जगहों पर लोगों से बातचीत की, मिलता जुलता हूँ उनसे, तो वो कई लोग ऐसे मिले, यानी कि 10 में से 3-4 तो मुझे मिल ही जाते हैं जो कहते हैं कि अभी मैं नहीं कहूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत बात है कि मैं किसको वोट डालूं या ममता या बीजेपी में से किसको पसंद करूं। लोग अभी देखना चाहते हैं आखिरी वक्त तक कि क्या है माहौल, क्योंकि कुछ लोग, जैसा आप देखिए, मैं पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल की रैलियों में कह रहे हैं चुपचाप कमल छाप। ये फीडबैक है, उनको लगता है कि डर के मारे बहुत लोग खुलकर अपनी बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है इसीलिए ये डेटा आ रहा है इन सब सवालों के जवाब में। नहीं, लेकिन यहां पर दो बात होती है कि अभी क्या लोगों ने मन नहीं बनाया है या फिर लोगों के मन में डर है खुलकर जवाब देने में। मनोज्ञा, ये सन्नाटे का शोर है जो बंगाल में चारों ओर है। कुछ इसी तरह का हाल है। जो लोग चुप हैं वो जानते हैं वो क्या करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ सड़कों पर निकल जाएं और खास तौर से ग्रामीण इलाकों में चले जाएं तो वहां पर आपसे लोग यही कहेंगे, आमी जानी ना, आमी बोलते पारबो ना। इसका मतलब है ना तो मुझे पता है और ना मैं बोल पाऊंगी या बोल पाऊंगा, और ये कह देंगे कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन लिटरेसी रेट हो या फिर बंगाल की सजगता हो या राजनीति के बारे में जानकारी, ये मान लीजिए कि हर गांव का आदमी जानता है उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। 2011 में जिस तरह से परिवर्तन की लहर थी, जब दीदी ने कहा था, और मैं ये दीदी इसलिए कह रही हूं क्योंकि जैसा सौरभ कह रहे थे, बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हर व्यक्ति दीदी ही कहता है, और ये मनोभाव है, एक भावना है उनके प्रति। सर्वे की बड़ी बात यह कि पश्चिम बंगाल में कोई भी पार्टी, मतलब टीएमसी भी बीजेपी भी, दोनों रेस पे बने हुए हैं, कोई भी सरकार बना सकता है। जादुई आंकड़े के बेहद करीब दोनों इस वक्त ओपिनियन पोल के आंकड़ों में नजर आ रहे हैं, और मैं एक एक करके आपके सामने वो सवाल रख रही हूं जो एबीपी न्यूज के लिए सीएनएक्स के सर्वे में पूछे गए। सवाल आपके सामने है अब्बास सिद्दीकी का। आईएसएफ क्या टीएमसी के अल्पसंख्यक वोट बैंक को बांटेगा? 47% लोगों का मानना है हाँ, इससे टीएमसी का अल्पसंख्यक वोट बैंक बढ़ जाएगा। 36% ना में जवाब दे रहे हैं, 17% कह नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर नजर डालते हैं, और अगला सवाल जो इस सर्वे में पूछा गया सीएनएक्स की तरफ से, वो सवाल खासतौर से अल्पसंख्यकों से किया गया। सिर्फ अल्पसंख्यकों से यह सवाल पूछा गया कि अल्पसंख्यक धार्मिक पहचान या फिर मुद्दे किस आधार पर वोट करेंगे। 54% ने जवाब दिया मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे। 42% का मानना था धार्मिक पहचान के आधार पर वोट करेंगे। 4% ने कोई राय नहीं दी है। यह सवाल खासतौर से अल्पसंख्यकों से ही पूछा गया था। अगले सवाल पर नजर डालिए। एबीपी न्यूज के लिए सीएनएक्स के सर्वे में अगला सवाल सिर्फ बीजेपी समर्थकों से पूछा गया। सवाल, क्या टीएमसी से आए नेताओं को टिकट देना बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा? 25% ने कहा फायदा होगा। 56% का मानना, माफ कीजिएगा, ये आंकड़ा फर्क आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि टीएमसी का केंद्र पर बदले की राजनीति का आरोप, ये सवाल गलत आ गया है। मैं आपके सामने दोबारा से वो सवाल रखूंगी जिसका मैं जिक्र कर रही थी। ये सवाल हम आपको पहले दिखा चुके थे। अब जो हम सवाल आपको दिखाने जा रहे हैं वो सवाल खासतौर से जो बीजेपी के समर्थकों से पूछा गया था, और सवाल हमने जो पूछा था वो मैं आपको आगे दिखा दूंगी, लेकिन इस बीच अगला सवाल आपको दिखाते हैं। ये सवाल था युवाओं को लेकर था कि जिस तरीके से लेफ्ट ने खासतौर से युवाओं को तरजीह दी है टिकट देने में, क्या सीपीएम को उससे फायदा होगा? 29% का मानना है हाँ फायदा होगा। 44% का मानना है कोई फायदा नहीं होगा। 27% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ी तस्वीर जो उभर रही है, लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है वो अल्पसंख्यक वोटर, जिसे माना जाता है कि वो टीएमसी के पीछे खड़ा हुआ है मजबूती से। अब प्रदीप जी, आईएसएफ का गठबंधन लेफ्ट और कांग्रेस के साथ, इसमें बिखराव मतलब टीएमसी को नुकसान? हाँ होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये जो है ज़्यादा वोट काट पाएंगे ममता बनर्जी की। देखिए, मुस्लिम वोट बाय एंड लार्ज ममता बनर्जी के साथ जाएगा। जहां इस गठबंधन का, लेफ्ट कांग्रेस और आईएसएफ का, मुस्लिम उम्मीदवार स्ट्रांग होगा टीएमसी के मुकाबले, वहां ज़रूर मुस्लिम वोट उधर जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी को कोई बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनको मालूम है कि लड़ाई ममता बनर्जी की बीजेपी से है, लेफ्ट और कांग्रेस से नहीं है। तो उनको हराना बीजेपी को है,
अगर बीजेपी को हराना है तो टीएमसी है उसके लिए लेफ्ट और कांग्रेस नहीं है। भावेश कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी देखिए, ये बहुत बड़ा मिथ है कि ये बता दिया जाता है कि पूरे 27% या ऑफिशियली जो वहाँ पे माइनॉरिटी वोट है वो इन ब्लॉक टीएमसी को वोट है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। सिर्फ 70% वोट है जो माइनॉरिटी वो टीएमसी को जाता, वो लोकसभा इलेक्शन के फिगर में भी था। लगभग 25-30% ऐसा जरूर है जो अभी भी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ है। तो इस तरह इस चीज़ को नहीं देख सकते कि पूरा 100% जो माइनॉरिटी वोट है वो टीएमसी को जा रहा है। उसको ये सब समुदायों के लिए होता है। हाँ, आप जातियों में बांट कर देखिए, उसमें भी किसी पार्टी को 100% नहीं मिलता है। एग्जैक्टली मेजॉरिटी जिसको मिलता है माना जाता है कि वो वर्ग उसके साथ। मैं आपको एक और आंकड़ा देखो, जो 2016 का भी जो आंकड़ा था, 2016 के आंकड़े में भी हम लोगों ने सर्वे किया था, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही थी वहाँ भी लगभग 55% माइनॉरिटी वोट ही टीएमसी को थी। तब उसके बावजूद भी टीएमसी बड़ी जीत हो लेके आई थी। और सौरभ सिकदर जी, मतलब बीजेपी को इंतजार ही नहीं है अल्पसंख्यक वोट का? नहीं, देखिए, बीजेपी को इंतजार का बात नहीं है। बीजेपी अल्पसंख्यक या ज्यादा संख्यक ऐसे करके वोटर्स को वोट बैंक नहीं समझते हैं। ये इलेक्शन हो रहा है टीएमसी और नो टीएमसी का। ये इलेक्शन हो रहा है, हम तो विकास के मुद्दे पे लड़ रहा है। तो मुस्लिम भी हमारा जो है विकास से तो बाहर नहीं है। अगर विकास के वादा हम करते हैं तो ऐसा तो नहीं बोला है कि मुस्लिम को नहीं करेंगे। और अभी के पढ़े लिखे जो जनरेशन है मुस्लिम का, वो हम लोगों के साथ है। वो धर्म के नाम पे उसको नहीं भटकाया जाएगा। वो भी बीजेपी के लिए धर्म का नाम पर आप बांटता है, धर्म का आपका नाम। ठीक है, एक मिनट तापस सर, एक मिनट। तापस सेना जी प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। फिलहाल जो आरोप लगा रहे हैं वो उस पर रिजू दत्ता जवाब देना चाह रहे हैं। आइए रिजू दत्ता जल्दी से। क्या बोला? टीएमसी पर लगातार बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगा चुकी है। जरूरत नहीं। देखिए, हम लोग तो काम करते हैं। हम लोग माइनॉरिटीज को लेके, जिसको कहते हैं इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं। अरे तापस एक सेकंड रुक जाइए आप। मैं देखिए, कोई भी कांग्रेस और सीपीएम को पकड़ नहीं रहा है ओपिनियन पोल में। बट मैं आपको एक चीज, बहुत अहम मुद्दा बता रहा हूँ। कांग्रेस और सीपीएम के जो बाम अभी राम बने बैठे हैं, अगर ये अपने वोटर्स को वापस लाते हैं और इनका वोट शेयर बढ़ाते हैं तो बीजेपी का हालत खराब हो जाएगा बंगाल में। So in this opinion poll and even in this election, कांग्रेस, सीपीएम और आईएसएफ जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है अगर वो अपना वोट शेयर वापस ले ले तो। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारा वोट शेयर सेम रहेगा और हम लोग बहुमत से सरकार बनाएंगे मैडम। तो ये तो बड़ा दावा आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिरदर्दी जो है वो आईएसएफ, लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो बीजेपी की बढ़ाएगा, टीएमसी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कुछ और सवाल आपके सामने रख देते हैं। वो सवाल जिसका मैं पहले जिक्र कर रही थी कि भाई टीएमसी से जो बीजेपी में नेता पहुंचे हैं, ये जो नेता हैं उन्हें जिस तरीके से बीजेपी टिकट भी दे रही है, क्या ये नेता बीजेपी के लिए फायदेमंद होंगे या फिर नुकसान पहुंचा सकते हैं? एबीपी न्यूज के लिए सीएनएक्स के सर्वे में जब हमने ये सवाल पूछा तो 25% का कहना था कि फायदेमंद होंगे, 56% ने लेकिन कहा है कि ये तो सिरदर्द बढ़ा देंगे बीजेपी का। 19% ने इस सवाल के जवाब में कोई राय नहीं दी है। आगे कुछ और सवालों पर अब नजर डाल लेते हैं। सर्वे का अगला सवाल पेट्रोल डीजल की कीमतों से जुड़ा हुआ था। सर्वे में हमने सवाल पूछा, क्या पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें बढ़ने से बीजेपी को नुकसान होगा? तो जवाब देखिए आप किस तरीके से। इस सवाल के जवाब में 56% लोगों का मानना था हां बीजेपी को नुकसान होगा, 36% ने कहा नुकसान नहीं होगा बीजेपी को, 8% कह नहीं सकते। एक और सवाल इसी सवाल से कुछ जुड़ा हुआ, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर 56% लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन अगला सवाल जो इस सर्वे में हमने पूछा वो ये कि पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर की बढ़ी कीमतों का जिम्मेदार कौन? तो इसमें देखिए जरा आंकड़े कितने दिलचस्प निकल कर आए हैं। जिम्मेदारी किसकी इन बढ़ी हुई कीमतों की? 44% मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं और 40% मतलब ज्यादा फासला नहीं है, वो ममता सरकार को जिम्मेदार करार दे रहे हैं इन बढ़ी हुई कीमतों के लिए। 10% लोगों ने दोनों को जिम्मेदार बताया है, 6% वो लोग जो कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर ये बड़े सवाल जो लोगों के बीच हम लेकर गए। और एक और सवाल अब आपको दिखाते हैं। सर्वे में सीएनएक्स के ये सवाल भी पूछा गया कि क्या स्टार कैंडिडेट या फिर लोकल लीडर, दोनों में वोटर किसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे? स्टार कैंडिडेट वर्सेस लोकल लीडर। 13% लोगों ने स्टार कैंडिडेट, 71% लोगों ने लोकल लीडर को प्राथमिकता देने की बात कही, 16% लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। और साथ ही कुछ और सवाल जिन पर नजर डालते हैं जल्दी से। सर्वे का अगला सवाल था, क्या स्टार कैंडिडेट की मदद से टीएमसी सत्ता विरोधी लहर का सामना कर सकती है क्या?
सत्ता विरोधी लहर क्या स्टार कैंडिडेट्स के बूते पर टीएमसी सामना कर सकती है? 34% ने कहा हां कर सकती है, 50% कह रहे हैं नहीं, टीएमसी सामना नहीं कर पाएगी स्टार कैंडिडेट्स के बूते पर भी इस लहर का, जो सत्ता विरोधी लहर है। अगला सवाल, आखिरी सवाल जो इस सर्वे में पूछा गया वो ये कि क्या मोदी की ब्रिगेड मैदान रैली में, ये सवाल आपके सामने आ रहा है, सवाल जो इस सर्वे में पूछा गया कि क्या मोदी की ब्रिगेड मैदान रैली में मिथुन चक्रवर्ती की मौजूदगी से बीजेपी को फायदा होगा? 27% लोगों ने कहा हां फायदा होगा, 53% लोगों ने कहा है कि फायदा नहीं होगा, 20% लोग इस सवाल के जवाब में कुछ कह नहीं पाए। तो ये कुल मिलाकर वो बड़े सवाल जो सीएनएक्स के सर्वे में लोगों से पूछे गए, यहां पर स्टार पार दिबांग फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। सर्वे में तो यही बात निकल कर आ रही है, बिल्कुल फीकी पड़ती नजर आ रही है। और देखिए, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती जो बॉम्बे के वोटर हैं वो कलकत्ता के वोटर बने और काशीपुर बेलगाचिया से उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, वो टिकट उनको नहीं दिया गया। क्या इस तरह से डिस्क्रेडिटेड लोग जो अलग अलग पार्टी में रहते हैं वो कोई असर डालते हैं? जो सर्वे है वो तो यही बता रहा है कि इनका असर नहीं डालते, लेकिन ये बीजेपी की अगर आप रणनीति देखें, चाहे साउथ में हो चाहे बंगाल में हो, तो उनकी एक रणनीति है कि वो जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनको शामिल करते हैं, दूसरे पार्टी के लोगों को शामिल करते हैं, इस तरीके से वो अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। तो ये, और उसका उनको लाभ भी होता रहा है पहले, और वही ये रणनीति बीजेपी लगा रही। पर ये और बंगाल में तो यही रणनीति, इसी रणनीति के साथ टीएमसी खड़ी हुई, इसी रणनीति के साथ टीएमसी ने लेफ्ट का 3 दशक का जो रूल था उसको जमीन में मिलाया और अपना गढ़ बनाया पश्चिम बंगाल को। दूसरी बात ही जो मेरे ख्याल से जो बड़ी बात निकल कर आ रही है, जो सर्वे में भी निकल के आ रही है, कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का कद बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आप जब लड़ रही थी ममता बनर्जी तब हम लोग कवर करते थे पश्चिम बंगाल, तो जिस तरीके से ममता बनर्जी लड़ती थी वो उनका अपना करिश्मा है, उनकी अपनी पकड़ है राज्य पर, जिसकी वजह से वो आ रही है। मतलब लोग ज़रूर आते हैं सामने, सिर्फ उनकी मदद के लिए उतनी नहीं बल्कि उन लोगों की भी उतनी ही मदद होती है। बाकी पश्चिम बंगाल का में ममता बनर्जी का कद कहीं ज्यादा बड़ा है। ठीक है, मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी इस वक्त मौजूद है बंगाल से, आप देख सकते हैं आदर्श झा और ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, जो बात यहाँ पर दिबांग जी कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का कद, लेकिन उसी के सामने शायद बीजेपी ने कोई स्थानीय चेहरा नहीं रखा है, बल्कि बीजेपी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो आगे रखे गए हैं, और यही वजह कि नंबरों के अंदर, नंबर गेम में बीजेपी बेहद करीब। बिल्कुल ठीक कह रही हैं रोमाना आप, और वरिष्ठ सहयोगी दिबांग भी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जब आप पूछते हैं कि दीदी या तो फिर दादा, तो या तो दीदी की बात होती है या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होती है। अभी मैं सर्वे के प्रश्न देख रहा था, उसमें डीजल पेट्रोल एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही थी। मैं आपको बता दूं कि मैं पूर्वी मेदिनीपुर के समुद्र के किनारे दीघा बीच के पास हूँ इस वक्त, और मैं यहाँ सबसे बड़े फिशरमैन एसोसिएशन का जो संघ है यहाँ पर मछली बाजार का, उन लोगों से मैं बात कर रहा था। लगभग 30 लाख लोग जुड़े हैं उस संगठन से। वो यही कह रहे थे कि 3 राज्यों में डीजल पर सब्सिडी मिलती है, और जब हम लोग मछली लेने जाते हैं तो सबसे ज़्यादा खर्च डीजल पर आता है। उन्हें भी इस बात की उम्मीद है। मैं आपको बता दूं कि 42 साल पुराना ये संगठन है रोमाना, लेकिन इस पूरे कैंपस में आपको कोई भी राजनीतिक झंडे नहीं दिखेंगे, लेकिन उम्मीद है उन लोगों को इस बार कि वो हो सकता है परिवर्तन के साथ ही, अगर केंद्र और यहाँ जो डबल इंजन सरकार की बात कर रही है बीजेपी, और जैसा कि दिबांग जी ने और आपने कहा कि क्या मोदी से उम्मीद है, तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो मछुआरे हैं या संगठन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर एक बार, चूंकि 10 साल से टीएमसी की सरकार है, एक बार अगर मौका दिया जाता है तो हो सकता है कि हमें कुछ राहत मिले। बहुत सारे लोग हैं, रात का वक्त है और समुद्र के किनारे हैं, हम जरूर लेंगे। टीएमसी के नेता हैं हमारे साथ मौजूद हैं। रिजू दत्ता जी, महंगाई को मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी पदयात्रा करती हैं, वो किस तरीके से सिलेंडर का कटआउट गले में डालकर वो चल रही थी, हम सब ने देखी थी वो तस्वीरें, आपने देखा। लेकिन सर्वे में पेट्रोल डीजल की कीमत मुद्दा है, लेकिन जिम्मेदार कौन? तो मामला बराबरी पर है सर। जितने लोग मान रहे हैं बीजेपी जिम्मेदार, उतने ही लोग मान रहे हैं कि टीएमसी, ममता बनर्जी भी जिम्मेदार है। देखिए रोमाना जी, ये जो सीएनएक्स का जो पोल हुआ है, ये तो कुछ सवालों पे होता है, कोई एक सैंपल साइज पे होता है, पर बंगाल की जनता ये भी जानती है कि भले ही मोदी जी, अमित शाह जी कैंपेन कर ले, वो तो बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भले ही वो लोग कुछ और एमपीज को खड़ा करते हैं, पर मोदी जी तो नहीं उतरे हैं, तो उनका मुख्यमंत्री का चेहरा तो कोई और ही होगा अगर वो सरकार बना पाएगा। तो बंगाल की, तो आपके पास सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड यही है, आपके पास सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड यही है कि दीदी के सामने कोई नहीं, दीदी सबसे बड़ा, दीदी का चेहरा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड।
मैं आपको बता दूं, हमारा क्षमता तो ममता बनर्जी, क्योंकि 284 सीटों का ही वो कह रहा है, और दूसरा हमने जो काम किया है, और बीजेपी ने जो वादे किए वो निभाए नहीं, यही तो मुद्दा है कि वो एक तरफ जुमला, एक तरफ काम। एक मिनट, प्रदीप जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए प्रदीप जी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक बड़ा चमकता ध्रुव है। लड़कर आई हैं, जमीन पर लड़ी हैं, जान पर खेल कर लड़ी हैं, 10 साल से मुख्यमंत्री हैं। उनके मुकाबले दिलीप घोष, जिनको 5 साल पहले कोई नाम भी नहीं जानता था, वो अगर 22% पे पहुंच जाते हैं तो ये बताता है कि ममता बनर्जी की लोकप्रियता घट रही है बहुत ज़्यादा। मतलब चूंकि कोई मुकाबले में है नहीं, बीजेपी के पास कोई ऐसा लोकल लीडर नहीं है जो उनके आसपास भी कहीं हो, लेकिन केवल कैंपेन में 19 से 21 आते आते 2 साल में अगर ये स्थिति बन रही है तो इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए लोग तैयार हैं। होगा कि नहीं 2 मई को पता चलेगा। तो 2 मई को पता चलेगा, लेकिन ये खेला होवे या परिवर्तन होवे, लेकिन कुल मिलाकर फिलहाल आंकड़े ये बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कुछ भी हो सकता है। खेला होवे, परिवर्तन होवे, इंतजार 2 मई का करना होगा आपको। फिलहाल ये 12 मार्च से 21 मार्च तक के बीच में जो ओपिनियन पोल किया गया उसके मुताबिक कोई भी सरकार बना सकता है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड से, मेरे सहयोगी आदर्श सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आदर्श, जनता की नब्ज लगातार आप टटोल रहे हैं, क्या सियासी तस्वीर उभर रही है? देखिए रोमाना, जैसा कि आपने कहा कि तस्वीरें कुछ भी हो सकती हैं, और जिससे इससे पहले जो चर्चा हो रही थी वो ये कि 2019 से 2021 के जो बीच का सफ़र रहा है वो बीजेपी के लिए बड़ा रहा है। मैं लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय बंगाल में हूँ और बंगाल के अलग अलग हिस्सों में मैं जा चुका हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। यकीन मानिए, ममता बनर्जी के 10 साल का टीएमसी का शासन या उससे पहले जो लेफ्ट का शासन रहा है वो दौर था जब बीजेपी का झंडा थामने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलता था। और जो पुराने पत्रकार हैं यहाँ पर, जिन लोगों ने काम किया है, वो ये कहते हैं कि हम जब यहाँ पे चुनाव में आते थे तो किसी से बात करना, एक उससे जवाब लेना तक मुश्किल होता था। आज ये दौर है रोमाना कि यहाँ पर ना सिर्फ बीजेपी की रैलियों में हज़ारों लाखों की भीड़ हो रही है, बल्कि लोग खुलकर बोल रहे हैं। मैं लगातार जिन हिस्सों में घूम रहा हूँ, ग्रामीण इलाका है, छोटे कस्बाई लोग हैं, वो ये कहते हैं कि साहब हमें किसी बात का डर नहीं है। एक समय था जब हम टीएमसी के लोगों से डरते थे, लेकिन अब हमें लगता है कि बीजेपी शासन में आने वाली है और इसलिए हमें किसी बात का डर नहीं, लोग खुलकर बोल रहे हैं। एक और चीज़ है रोमाना, दूसरे राज्यों में भी हम लोगों ने सफ़र किया है, देखा है, चुनाव को समझा है। बंगाल उससे बिल्कुल अलग है। दूसरे राज्यों में लोग खुलकर बोलते हैं कि हम इस पार्टी के समर्थन में हैं या हम इस पार्टी के विरोध में हैं, लेकिन बंगाल में एक तरीके के भय का माहौल अभी भी कई हिस्सों में बना हुआ है। लोग बोलने से डरते हैं और यही बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि टीएमसी का जो 10 साल का शासन रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो लेफ्ट की छवि रही है वो उभर कर सामने आई है। और इसी वजह से ये जो दबा वोटर है, जो कुछ नहीं बोलता है, जो पार्टियों के झंडे थामने से बचता है, ये एक तरीके से बीजेपी के पाले में जाता दिख रहा है। और इसीलिए जो सर्वे का नतीजा आ रहा है, जो अनुमान लगाया जा रहा है, वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मास्टर की साबित हो सकता है इन विधानसभा चुनाव में। और ऐसे में तो प्रदीप जी, ये जो एनालिसिस सामने निकल कर आ रहा है, जो हमारे रिपोर्टर्स भी जो ग्राउंड पर मौजूद हैं, ये तो फिर अब की बार 200 पार, ये तस्वीर भी उभर सकती है। नहीं, देखिए 200 होगा नहीं होगा वो तो अलग बात है, लेकिन अगर आप याद कीजिए 2 साल पहले लोकसभा चुनाव का, उस समय भी कोई ओपिनियन पोल बीजेपी को 6-7 सीटों से ज़्यादा देने को तैयार नहीं था। बिल्कुल। बीजेपी के पक्ष में लोग बोलते नहीं थे। उस समय बीजेपी का जो नारा सबसे ज़्यादा चला था लोगों में, चुपे चाप फूल छाप, कि बोलिए मत। क्यों मत बोलिए? कि बोलेंगे झगड़ा होगा, मारपीट होगी, हिंसा होगी, तो डर के मारे लोग वोट देने नहीं जाएंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री भी अपनी सभाओं में लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुपचाप फूल छाप। तो इसलिए कि इसके लिए झगड़ा मत कीजिए। बीजेपी के लिए खड़े हो गए और झगड़ा हो गया और उस इलाके में जो है डर के मारे लोग वोट देने नहीं गए। तो ये इसका बड़ा असर होता है जब लोग मन बना चुके होते हैं। चलिए अब चलते चलते मुझे लगता है आखिरी कमेंट भावेश जैसे लेते हैं हम इस शो के अंदर। वर्ड ऑफ क्वेश्चन, भावेश क्या ऐड करना चाहेंगे आप? देखिए, ऐड करने की ये बहुत ज़रूरी है। ये जो सर्वे किए गए थे ये उस टाइम के मूड को रिफ्लेक्ट करता है। अभी भी जैसे देखिए हमारे सर में लगभग 2.5% का मार्जिन ऑफ एरर है। तो हमारा कहना ये है कि देखिए यहाँ से ऐसा नहीं है कि टीएमसी बहुत पीछे है। 2.5% यदि उसको ऐड कर दीजिए तो टीएमसी फिर वही 2016 के आंकड़े के आसपास पहुँच जाएगी जो वोट परसेंटेज है। बीजेपी यदि यहाँ से 2.5% गेन करते जो मार्जिन ऑफ एरर है तो बीजेपी शायद आगे यहाँ से निकल जाए। इसलिए ये देखना बहुत जरूरी है कि अभी लगभग 1 महीने का कैंपेन है, 1 महीने का चुनाव है, इसलिए ये मान लेना कि यही रिजल्ट होंगे 2 मई को, ये बेमानी है।
तो अभी बहुत खेल बाकी है, खेला होवे या परिवर्तन होवे 2 मई तक का ही आपको इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ एबीपी न्यूज़ पर बने रहने के लिए।